अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू आर वाचिंग न्यूज़ आर विद सलमा एंड आई एम सलमा कौसर। नाजरीन, पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस नेमत का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से एक तो पानी की किल्लत मुल्क भर में और आलमी सतह पर भी पानी के लेवल्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। उसके अलावा पानी से जुड़े दीगर कई मसाइल हैं जिनका जिक्र करना आज के प्रोग्राम में हमने ज़रूरी समझा। एक तो सूबों के दरमियान पानी का मसला चल रहा है, बलोचिस्तान और सिंध के दरमियान जो तनाज़ात हैं उसकी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा डैम्स बनाने में सुस्ती क्यों हो रही है, अभी तक पानी के ज़खायर कम क्यों है और हमारे पास कैपेसिटी कम होने की वजह से हम ज़्यादा पानी स्टोर नहीं कर पाते, इस पे आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा पानी की क्वालिटी का जो इशू है दिन ब दिन डिक्रीज़ होती जा रही है। सिर्फ 70% पानी ऐसा है जो काबिल इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ 30% ऐसा है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पीने के काबिल हो सकता है, जिसको ट्रीट करके बेहतर किया जा सकता है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज अरशद अब्बासी साहब, आबी उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया अरशद अब्बासी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इसके अलावा डॉक्टर गुलाम रसूल साहब हमारे साथ होंगे, डीजीमेट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अरशद अब्बासी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो पानी के मसाइल का आगाज़ इंडिविजुअल लेवल से हो जाता है। हम प्रोग्राम से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एक आम आदमी जो है उसको अभी तक ये समझ नहीं आ सकी कि पानी को सेव किस तरह करना है। गली मोहल्लों में हम देखते हैं बेदरेग पानी का इस्तेमाल किया जाता है, सड़कों पर पानी बह रहा होता है, एक तरफ टैंकर भाग रहे होते हैं पानी के, फिर हमारे जो ज़खायर हैं वो भी कम हो रहे हैं, बारिशें कम हो रही हैं। बारिशों के मामले पर गुलाम रसूल साहब से भी हम बात करेंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि एक तो हम शायद अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सके, हम आम आदमी को समझा नहीं सके कि पानी की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में? देखिए सलमा, बात ये है कि जब आप बात कर रही थी कि जी गली मल्लों में पानी जो है उसका बेदरेग इस्तेमाल है, लोग साफ़ पानी से गाड़ियाँ भी धो रहे हैं, ये बात आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। वो इसलिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अभी तक हमने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, इवन इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर अभी तक वाटर मीटरिंग नहीं की। जिस दिन हम ये काम करेंगे कि पानी को एक उसकी जो कीमत प्राइस है वो देनी पड़े, देखें ना आप बोटल वाटर्स में आपको तो क्या उसकी कीमत है, 1 लीटर के पानी कितना मिलता है, आप उसको वही सार्फ कैसे इस्तेमाल करता है, और वही सार्फ जो कि सिविक एजेंसी का जो पानी आता है, RDA का, CDA का या LDA का, या इवन कराची में उसको कैसे इस्तेमाल करता है। अवेयरनेस बिल्कुल लोगों में आएगी जब हम सिविक वाटर्स को हम मीटरिंग करेंगे। और बदकिस्मती बड़ी पाकिस्तान की ये है कि पार्टीशन से पहले आप देखेंगे कुछ शहरों में, इवन लाहौर कैंटोनमेंट में, मरी में, एबटाबाद में मैनुअल मीटरिंग उस वक्त थी कि जो भी पानी इस्तेमाल करता था उसकी पानी की मकदार के हिसाब से उसकी बिलिंग थी। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो वाटर सेक्टर है इसमें हमारे मैनेजर्स ऐसे आए कि डे बाय डे हमारी जो परफॉर्मेंस है ये ग्रेजुअली बड़ी एक डिक्रीज़ हुई है। आपके देखिए एक दूसरे गेस्ट है डॉक्टर गुलाम रसूल साहब, इनका तलक मेट से, और मेरे ख्याल में ये खटपुंडो बैठे हुए। आप देखिए कि ये प्रोफेशनल ये हैं जिनकी सर्विसेज आप बाहर दूसरे मुल्क एजेंसीज लेती हैं। आपने कभी देखा कि किसी इरिगेशन डिपार्टमेंट या यहाँ पे फ्लड कमीशन है या इसकी किसी बंदे की प्रोफेशनल सर्विसेज बाहर किसी ने ली है? तो ये एक एक्चुअली अलमिया है पाकिस्तान में वाटर मैनेजमेंट का, जो कि ग्रेजुअली इवन बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, बड़ी बातें हुई। लेकिन मैं आपको इसमें एक बात बता दूँ, वो असल इशू ये भी है कि जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, फेडरल फ्लड कमीशन है, अभी तक मेरे ख्याल में 500 बिलियन मिल चुका है फेडरल फ्लड कमीशन को, जो कि 1 माह के लिए एक्टिवेट होते हैं। बात कहनी पड़ती है कि जहाँ पे कहीं पैसा आ जाता है फिर वो हम पाकिस्तानी और फिर मुसलमान हम वहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ते, ये एक हकीकत है। तो जब आपका ये ग्रीड आ जाता है तो वहाँ परफॉर्मेंस सेकेंडरी आ जाती है, वहाँ पे हम परफॉर्म नहीं कर पाते। यानी आपको लगता है कि इसमें इदारों की नाअहली भी कहीं ना कहीं शामिल है, जो मुतल्लिका इदारे हैं वो 100% परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? इसके लिए देखिए वर्ल्ड बैंक ने या ADB ने गाय बगाए रिपोर्ट्स करते हैं, हम अपनी बात नहीं करते कि यहाँ पे क्या हाल है। या अगर आप देखें कभी कभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है और कहती है किस शोबे में कितनी कितनी करप्शन है, तो उसमें हमारे जो वाटर रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उसमें शायद मेरे ख्याल में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आते हैं। अब आप देखिए कि आपने इससे पहले एक और बात कही है कि जी पाकिस्तान में पानी के ज़खायर जो हैं वो कम हो रहे हैं। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में साइन हुई, उसके बाद एक इंडस प्रोजेक्ट बना, इंडस प्रोजेक्ट, इस इंडस बेसिन प्रोजेक्ट। इसमें $960 मिलियन जो है ये वर्ल्ड कम्युनिटी ने दिए हैं, बल्कि इसमें
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 162 मिलियन डॉलर इंडिया ने भी दिए। उससे हमारा तरबिला डैम बना, मंगला डैम बना, हमारे बैराजेस बने, चश्मा बैराज बना, और इवन जो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग आप देखती हैं वापडा हाउस की, वो भी उससे बनी। उसके बाद अभी देखिए कि मेमन डैम, जिसे पहले वंडा डैम कहते थे, जिस पे कुछ मेरा इत्तेफाक है काम करने का हुआ, वो शुरू हुआ, और बादशाह डैम शुरू हुआ। लेकिन बादशाह डैम भी आप खुद सोचना कि इसका अफ्ताह मुझे कभी नहीं भूलता कि ये मार्च 2007 में हुआ, लेकिन एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन है वो अब जाके शुरू हुई 2021 में। तो लेकिन वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। सर आप डैम्स की बात करें, मैं आपसे कालाबाग के मामले पे भी बात करूंगी। मैं ज़रा गुलाम रसूल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। गुलाम रसूल साहब, एक तो पाकिस्तान इस वक्त उन ममालिक में जो पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर है। बड़ी फ़िक्र का मकाम है ये हमारे लिए कि हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं उन ममालिक में जहाँ पर पानी बहुत कम होता जा रहा है, और आने वाले वक्त में शायद हमें पानी की शदीद किल्लत का सामना होगा। आप क्या समझते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ किस तरह से हमारे खित्ते को और खुसूसन हमारे मुल्क को इफेक्ट कर रही हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो है वो शदीद पानी की कमी से दो चार है, खतरे की घंटी बज चुकी है, और उसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। 1951 में अगर हम देखें तो एक बंदे को पाकिस्तान के 5000 क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल था, और आज पर हेड पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कम होके तो 1000 क्यूबिक 1000 क्यूबिक मीटर पर हेड से भी कम हो चुकी है। तो इस तरह से हम पानी के शदीद कमी के शिकार मुल्कों में शुमार होने लग गए हैं। एक तो हमारी बुनियादी वजह ये जो पर कैपिटा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताई है पर हेड, ये इसकी कमी की वजह जो है वो आबादी में बेतहाशा इजाफा है, और दूसरी वजह जो है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज का भी सबसे पहला शिकार जो है वो वाटर सेक्टर ही है। उसकी वजह ये कि जिस वक्त ग्लोबल वार्मिंग होती है तो बारिशों की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है, और बारिशें जो हैं वो मुख्तलिफ सीजन्स में बरसना शुरू हो जाती हैं तो इस कदर शिद्दत से बरसती हैं। आपको याद होगा जब हम उर्दू की नज़में पढ़ा करते थे तो बरखा रुत का बड़ा तज़किरा होता था, रिमझिम बारिश का बरसना। तो अब वो रिमझिम वाली तो बारिश जो है वो बिल्कुल गायब हो गई है। जब भी बारिश आती है तो पूरी शिद्दत से आती है और वो सब कुछ बहा के ले जाती है, बजाय इसके कि वो फ़ायदा पहुंचाए उल्टा नुकसान पहुंचाती है। तो हमारे यहाँ फिर फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग, ग्लेशियर लेक्स का आउटबर्स्ट होना ये बहुत कॉमन हो गया, और उसमें अगर पानी की मजमूई मिकदार को देखा जाए तो 1951 में भी पानी की मिकदार जो है वो पाकिस्तान को बारिशों और बर्फबारी की वजह से यही मिलती थी, और आज भी पानी की मिकदार जो है उसमें कमी वाक़या नहीं हुई, मगर उसके इस्तेमाल करने वाले जो हैं, एक तो उन्होंने बिल्कुल उस इंतज़ाम की परवाह नहीं की, दूसरा उसको इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो इस कदर बढ़ चुके हैं कि पानी की जो पर कैपिटा जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो हमें बहुत कम नज़र आती है। ठीक है, यानी आपके ख्याल में आबादी भी बढ़ती जा रही है और जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको भी हमने इंक्रीज़ नहीं किया, जिसकी वजह से हम मसाइल का सामना कर रहे हैं। और जो बारिश कम होती है, एक तो ऑलरेडी ऊपर से जो बारिश हो जाती है उस पानी को स्टोर करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर बंदोबस्त नहीं होता। सिर्फ 30 दिन का पानी हम ज़ख़ीरा कर सकते हैं। इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिन का पानी ज़ख़ीरा करने की सहूलत मौजूद है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, हमें मज़ीद डैम्स बनाने की ज़रूरत है। अरशद अब्बासी साहब, इससे पहले आपने भी जिक्र किया, मोमन का जिक्र हुआ, भाषा डैम का जिक्र हुआ, लेकिन काला बाग डैम आज तक नहीं बना। हम बातें सुनते थे, हमेशा सामने आता था एक उज़र के जी नौशहरा डूब जाएगा अगर काला बाग डैम बनेगा। तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, क्यों ये मामला इतना पोलिटिसाइज हो गया था? देखिए सलमा, आजकल आपने बात ऐसी की है कि आजकल आपको पता कि जो दूसरा टॉपिक, सबसे बड़ा जो टॉपिक आजकल डिस्कस हो रहा है वो सच्ची बताऊं अफगानिस्तान का हो रहा है। और अफगानिस्तान में अगर तो ये गवर्नमेंट रही अभी, तो सबसे पहले उनकी जो फिजिबिलिटी है काबल रिवर के ऊपर, वो मेरे पास भी आ चुकी है, वर्ल्ड बैंक की है कि कम से कम 6 MF यानी मिलियन एकड़ फीट के डैम उन्होंने काबल में बनाने। अब जब डैम बनाने हैं, वो फिजिबिलिटी आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि काबल रिवर हमारे से चला जाएगा और उसके बाद हमारे वाटर राइट्स नहीं है। वाटर राइट्स यानी पानी का हक के लिए काला बाग डैम का बनना बड़ा ज़रूरी था। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि अभी रिसेंटली आपको बताऊँ कि सुबह के दरमियान कितनी ज़्यादा एक इशू हुआ पानी का, कि पानी वाकई कम था। जैसे रसूल साहब ने बताया है कि इस दफ़ा मानसून अभी भी प्रॉपर शुरू नहीं हुआ, अभी भी हमारे डैम इतना इनफ्लो नहीं है उसमें। अगर ये काला बाग डैम में हमारे पास वाटर होता तो ये जो सुबह में फ्रिक्शन हो गई थी और बड़ी अभी भी चल रही है कि पानी कम है और वाकई पानी कम है, ये ना होता। लेकिन इसको एक्चुअली सियासी इशू बना दिया गया। मैं एक रिपोर्ट मैंने लिखी थी आज से तकरीबन 8 साल पहले। वो ये रिपोर्ट लिखी थी कि जी अगर पाकिस्तान में काला बाग डैम बना होता तो आप यकीन करेंगे आज हमें LNG ना लाना पड़ती। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप कहेंगे इसका इससे क्या ताल्लुक है। देखिए तकरीबन 1600 मिलियन यूनिट बनने थे काला बाग डैम से। वो यूनिट जो हम गैस कंज्यूम करके बना रहे हैं, वो यूनिट हमें 5000 मेगावाट वहाँ से 6000 मेगावाट वहाँ से मिलना था, बड़ा सस्ता मिलना था, राइट। तो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पेपर था जिसको शम्स हक ने कहा कि यार ये भेजना चाहिए टॉप डिसीजन मेकर को कि देखें आज पाकिस्तान में गैस क्राइसिस है, आज पाकिस्तान में सर्कुलर डेट है। कितना ये छोटा नहीं है, छोटी अमाउंट नहीं है, 2400 बिलियन। यानी पाकिस्तान की सर्वाइवल के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि क्या हम पे कर सकेंगे। अगर नहीं पे कर सकेंगे तो अल्लाह ना करे कि हमारा हाल USSR वाला हो जाए। तो काला बाग डैम ना बनाने की हमने इतनी हैवी कीमत दी है कि अगर ये 2092 में बन चुका होता तो ये नहीं बना। हमने क्या किया, बिजली बनाई है गैस से और ऑयल से। गैस के हमारे सोर्सेज डिप्लीट हो गए क्योंकि हम थर्मल पावर प्लांट लेके आए। और फिर एक और बात है, पानी कितना एक्स्ट्रा ज़मीनें इरीगेट होनी थी साउथ पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में। और आप देखिए, आपको भी पता है, आप माशाल्लाह एक चैनल में कि चीनी की कीमत कहाँ जा रही है और गंदम की कीमत कहाँ जा रही है। हम इंपोर्ट 17 रुपए अभी रिसेंटली बढ़ी चीनी की। ये इंपोर्ट अगर काला बाग डैम बना होता तो हमने तो अपनी गन्ना, अपना गंदम, ये चीज़ें हमने खुद उगानी थी। ये इतने इसके मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं, इतने मल्टीपल इम्पैक्ट्स हैं कि वो सारे लोग जिन्होंने इसको सियासत की नज़र किया, आप यकीन करें कि अगर मुझसे पूछते हैं, मैं आपके चैनल में और आपके चैनल का नाम सच भी है, तो मुझे सच मैं ये कहूँगा कि गुलबाशन को छोड़ देना चाहिए। वो लोग जिन्होंने काला बाग डैम की मुखालफत की है उनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। तुमने इस कौम के साथ वो हाल किया कि 40% आबादी को गुर्बत में आपने धक्का दिया, धकेला उधर। वो लोग जिनको अपने घर में रोज़गार मिलना था, जिन्होंने अपनी काश्तकारी करनी थी ज़राअत के ज़रिए, वो उनको पानी नहीं मिला। कितने बच्चे लोग मर रहे हैं थर में इसे। यानी काला बाग डैम ना बना के गलती की बुनियाद रखती गई जिसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। ठीक, डॉक्टर गुलाम रसूल साहब, पानी की किल्लत तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन स्टोरेज के बड़े मसाइल हैं। पाकिस्तान में जो ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कम है। अभी अरशद अब्बासी साहब ने कहा कि बहुत ज़रूरी था कि हम काला बाग डैम की बुनियाद रखते, अगर वो बनता तो हमारे लिए बेनिफिशियल था। बहुत सी ज़मीनें सैराब हो सकती थी, हमें बिजली सस्ती मिल सकती थी, लेकिन हमने वो नहीं किया। अब स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बारिशें तो ऑलरेडी कम हो रही हैं, फिर जो मौजूद पानी है उसको किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर
सकते हैं। और एक और बात साथ ही साथ फरमाइएगा कि जो हमारी वाटर क्वालिटी है वो बहुत ख़राब होती जा रही है, दिन ब दिन लो क्वालिटी होती जा रही है, तो उसको बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं? पानी को पीने के काबिल बनाया जाए, उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, पहले थोड़ा सा इसको समझ लें कि हमारे पाकिस्तान में बारिशों का निज़ाम जो है वो कैसा है। जुलाई से लेके सितंबर तक मानसून बरसती है और मानसून जो है वो पूरे साल की 60% बारिश जो है वो बरसाती है। और उस 60% में से बड़ी मुश्किल से हम 15% जो है वो अपने दोनों डैम्स में स्टोर कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो 85% बारिश है वो समुंदर की नज़र हो जाती है, तो वो रिसोर्स जो है वो ज़ाया हो जाता है इस तरह से। उसके बाद फिर हमारी गंदम की काश्त आ जाती है अक्टूबर नवंबर में। ये जो पानी ज़ख़ीरा हमने डैम्स में किया हुआ होता है, जिसकी मिकदार जो है आपने इस्तादाद 30 दिन की बताई है, ये हमें हेल्प करता है गंदम की काश्त करने के लिए। गंदम की काश्त करने के बाद हमारे डैम्स जो हैं वो खाली हो जाते हैं। सर्दियों में बारिशें बहुत कम होती हैं, पहाड़ों पे बर्फ़बारी होती है और वो बर्फ़बारी जो है वो बिल्कुल कुदरत का बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए कि वो फिर जब अप्रैल मई में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो दरियाओं के बहाव में इजाफा करेंगे। मगर उसमें सर्दियां हमारी जो हैं वो बड़ी मुश्किल से गुजरती हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे डैम्स में पानी जो है बहुत कम होता है, बारिशें भी बहुत कम होती हैं। बारिशों की मिकदार इतनी कम होती है कि वो फसलों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती। तो इसके बाद फिर मई और जून हमारे शदीद तरीन गर्म महीने होते हैं और खुश्क तरीन महीने होते हैं, जिसमें हमें पानी की अशद ज़रूरत होती है। आपने देखा कि मई जून में दोनों सूबे पंजाब और सिंध जो है वो कैसे लड़ रहे थे। इसमें कसूर किसी का भी नहीं है। ग्लेशियर का और बर्फ़ का जो पिघलने के बाद पानी आता है वो आता है जून में। मई जो है वो बिल्कुल अभी ड्राई होता है। तो जब जून में पानी की इस कदर शदीद किल्लत होती है तो उसी वक्त हमने अपनी कपास को काश्त करना होता है। तो कपास सर, हमारे यहाँ डैमों की सफाई का भी तो बंदोबस्त नहीं है। तरबेला में, मंगला में मिट्टी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो उनकी भी अब पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी कम होती जा रही है। जी, वो तो उम्र उनकी जो है जैसे जैसे आगे वक्त गुजरता जाएगा उनकी इस्तादाद जो है वो कम होती जाएगी। डैमों को सिल्ट से क्लियर करना जो है वो कोई सस्ता सौदा नहीं है, वो बहुत महंगा सौदा है और उसमें शायद पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली भी इतना स्ट्रांग नहीं है। मगर उसकी अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो बादशाह दयामीर शुरू किया है, तरबेला की लाइफ जो है उसमें काफ़ी इजाफा हो जाएगा। वो सिल्ट जो गिलगित बल्तिस्तान से पानी के बहाव के साथ तरबेला में आके जमा होती थी, वो जो बादशाह दयामीर की लेक है उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी और तरबेला की लाइफ जो है वो कम से कम 10 से 15 साल जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। मगर लम्हा फिक्रिया हमारे लिए ये है कि ये 30 दिन का पानी जो है हमारे डैम स्टॉक करते, ये हमारे लिए किसी सूरत भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मुनासिब नहीं है। कम से कम हमें 100 दिन की कैपेसिटी जो है वो जनरेट करनी है। हमारे डैमों में, हमारे डैम इस कदर होने चाहिए कि उनमें 100 दिन का पानी जो है वो ज़ख़ीरा हो सके, तो तब जाके हमारी ज़राअत की तरक्की और हमारे लोग जो हैं वो खुशहाल रह सकते हैं। यानी हमें अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को 100% तक लेके जाना होगा, 100 दिन तक लेके जाना होगा, तब हम इस काबिल होंगे कि हमारी ज़राअत भी तरक्की कर सके। सर, अभी सूबों का मामला रहता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। मुझे एक ब्रेक के जाने पड़ने, ब्रेक से वापस आने के बाद सूबों के दरमियान तनाज़ात की बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। सूबों के दरमियान एक चपकलिश जारी है पानी के मामले को लेके। सिंध को शिकायत हैं इरसा से और बलूचिस्तान को शिकायत हैं सिंध से। अरशद अब्बासी साहब, ये जो सूबों के दरमियान तनाज़ात हैं, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये हल करना किसकी जिम्मेदारी होती है? अगर सिंध कहता है कि इरसा हमारा ड्यू शेयर नहीं देता, या अगर बलूचिस्तान कहता है कि सिंध हमारा पानी चोरी कर लेता है, तो मसला है कहाँ पर और इसको हल कौन करेगा? देखिए, आपने अपनी बात में एक बात की कि ड्यू शेयर, ये जो ड्यू शेयर है यानी किसका कितना पानी मिलना चाहिए, कितना कोटा, कितनी क्वांटिटी, ये वाटर रिकॉर्ड 1991 में हुआ था, जिसमें 4 सूबों ने कहा कि ठीक है जी, हमें पानी इतने, पंजाब को जैसे लेट्स से 48%, सिंध को 40%, कुछ KPK को और बलूचिस्तान को शेयर के मतलब एक चीज़ फैसला हो गया था। अब बात थी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कि हम इसको कैसे नापेंगे, कैसे मकदार करेंगे कि आपका चाय का कप वो, मेरा ये, मतलब इस तरह। तो इसके लिए ज़ाहिर है कि जदीद टेक्नोलॉजी की हेल्प लेने के लिए जनाब मुशर्रफ ने बड़ा अच्छा काम किया कि तकरीबन 600 मिलियंस की एक टेलीमीट्री 2005 में इंस्टॉल करवाई। ये सारे बैराजेस पे, डैम्स पे कि तरबेला से पानी कितना आ रहा है, मंगला से कितना आ रहा है, मनाला से कितना आ रहा है, काबुल पे कितना आ रहा है, आगे कितना डिस्ट्रिक्ट। देखिए, बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि किसी और ने नहीं किया। हमारे अपने इरसा के अंदर ही जो उसकी जो मैनेजमेंट है, जो छोटी सी है, उसने वो टेलीमीट्री 3 महीने के बाद उतार दी। टेलीमीट्री क्या है? टेलीमीट्री ये है कि हम अगर लाइव प्रोग्राम करें तो क्या है, जो हम बात कर रहे हैं एज इट इज हो जा रही है। जैसे गुलाम रसूल साहब मेरे दोस्त हैं और आज इनसे मैं लाइव बात करूंगा व्हाट्सएप पे जो कॉल करके। तो देखिए, अब तो ये इतना आसान हो गया हुआ है कि हम ये, अगर मुझे आप कहते हैं तो मैं आपको 24 आवर के अंदर ये मुख्तलिफ बैराजेस के ऊपर ये हम आपको लाइव डाटा दे सकते हैं। तो लाइव डाटा को मुश्किल नहीं है। ये जैसे डैम है तो एक स्टाफ लगा होता है, गेज, उस गेज को आपने क्या करना है, लाइव दिखाना। अब विल ना हो, कमिटमेंट ना हो, और इरसा का जो स्ट्रक्चर वहाँ पे जो एक आप बताऊँ कि एक मरे हुए रिटायर्ड, मैं तो यही कहूँगा, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं मुख्तलिफ सूबों से जिनमें को काम करने की विल ही नहीं होती ना, अमली वहाँ पे 70 ईयर्स के बाद जाते हैं। तो वहाँ पे जो एक लोकल स्टाफ है जो वंस अपॉन ए गुड टाइम ही वाज सिंपली क्लर्क, आजकल वो मैनेजर है। तो ये सूबों में जो फ्रिक्शन है, ये अफसोस की बात है, ये सिर्फ इरसा का जो सेक्रेटेरिएट है उसकी स्टाफ की वजह है। अदरवाइज आप 6000 डैम है इंडिया में, नए मिनी डैम, मैं आपको इस मोबाइल पे अभी उसका लाइव डाटा दे देता हूँ आपके अपने मोबाइल। यानी जो लोग बैठे हैं इदारे में, आपके ख्याल में उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस मामले को हल कर सकें? ना, ये ऐसे है कि जैसे पटवारी कभी अपना रिकॉर्ड लैंड का डिजिटाइज नहीं होने देता। ठीक, किसी भी ऑफिस में जाए तो मॉडरेशन नहीं होता है ना कि अथॉरिटी चली जाती है। देखिए, एक हो सकता है कि जो सेक्रेटरी इरसा है वो 12 ग्रेड का हो, वहाँ पे चारों चीफ मिनिस्टर सामने उसके बैठे हों, तो इदारे के इंटरनल मसाइल है। नहीं, इंटरनल नहीं, ये एक लैक ऑफ विल और ग्रैबिंग द पावर, और दूसरी बात है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डिलीवरिंग द वाटर्स। आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आनी, आपने बात अपने हाथ में रखनी है। इसलिए सिंध बिल्कुल बजा उसका रिजर्वेशन है कि पंजाब उसका पानी चोरी करता है, बलूचिस्तान का रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि सिंध उसका पानी चोरी करता है। और आप देखिए कितनी हीटेड डिबेट चलती है, ऐसे लगता है कि दो मुल्क आपस में बात कर रहे हैं। मुझे 20-25 दफ़ा इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ ये इंडस वाटर ट्रीटी में, तो मेरे ख्याल में इतनी डिबेट इतना यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता इंडिया पानी चोरी कर गया जितना ये पिछले चंद महीनों में सिंध ने जितने एलिगेशंस लगाए हैं, एंड पार्शली वो सारे सच हैं। और ये देखिए, मैं एक बात कहूँगा, असल में इशू क्या है? देखिए, पाकिस्तान में असल इशू ये है कि अभी तक वाटर, एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी को नेशनल जो हमारी टेरिटोरियल सिक्योरिटी है उसका सबसेट नहीं बनाया गया, जबकि इंडिया में है। मेरे ख्याल में 4 महीने पहले उसके आर्मी चीफ की एक वीडियो रिलीज ने कहा कि देखिए जी, हम खाली ये टेरिटोरियल सिक्योरिटी नहीं देखते कि कोई दुश्मन का जहाज हमारे मुल्क में ना आ जाए, चाइना का या इस तरह।
हम फूड सिक्योरिटी का भी देखते हैं, हम वाटर सिक्योरिटी भी देखते हैं और हम एनर्जी सिक्योरिटी भी देखते हैं। सर, मैं जरा गुलाम रसूल साहब से फाइनल इस पे उनकी ओपिनियन ले लूं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम रह गया। गुलाम रसूल साहब, क्यों सुबह का मामला हल नहीं हो रहा आपके ख्याल में? अरशद वासी साहब ने तो अपनी राय दे दी, वो कहते हैं कि ये लैक ऑफ विल है और कुछ नहीं। मैं अरशद अब्बास साहब की बात को सेकंड करता हूं और साथ साथ मैं ये भी इजाफा करता हूं कि देखें, पानी होगा तो इरसा तकसीम करेगा ना। जब पानी है ही नहीं तो इरसा कहाँ से उसकी तकसीम करेगा? पानी जो है वो ना होने के बराबर होता है मई जून में पाकिस्तान के आबी ज़खायर में। तो हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरह से आबी ज़खायर जो हैं उनकी इस्तेदाद को बढ़ाएं, जिसमें पानी जो है वो ज़्यादा ज़ख़ीरा हो और आप अपने फार्मूले के मुताबिक लोगों को तकसीम कर पाएँ। दूसरी बात जो सूबों की मैंने भी ऑब्ज़र्व की है और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमें सूबाई सोच से पंजाब को भी, सिंध को भी, बलूचिस्तान को भी निकलना होगा। कौमी सोच जो है उसको डेवलप करें और कौमी सोच के साथ हम इस वक्त बड़ी क्रिटिकल, बड़ी संजीदा सूरत हाल का शिकार हैं पानी के मामले में और लोग हमारा तमाशा देख रहे हैं। हमारा ईस्टर्न हमसाया जो है इंडिया, वो भी तमाशा देख रहा है कि इनके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अंदर जो मौजूद पानी है उसको तकसीम करने के लिए किस तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और हमारा वेस्टर्न हमसाया जो है वो अफगानिस्तान, वो भी हमारा मजाक उड़ाता है। तो हमारे लिए हमें यानी नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है और हमारा कौमी फरीज़ा है कि पानी को समझदारी के साथ इस्तेमाल करें क्योंकि पानी है तो ज़िंदगी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।